माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर हिंडौन सिटी की जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है आपकी इंग्लिश की, इसमें एक बार फिर आपका स्वागत है। क्लास 10th इंग्लिश में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो एलिमेंट्स। बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये एलिमेंट्स से वो आपको प्रत्येक टॉपिक्स में काम आएंगे। जितने भी टॉपिक हैं आपके, ठीक है, ऑल टॉपिक्स जितने भी हैं उनमें सब में आपको ये काम आएंगे। वर्ब हमने पढ़ लिया था, सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब आप हिंदी में अच्छी तरह जानते हो, कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? कर्म होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें कि ऑब्जेक्ट वही होता है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसे वर्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया ही होती है इन्हें को तो, लेकिन दो तरीके की क्रिया होती है। एक तो वर्बल ऑब्जेक्ट होता है और एक साधारण। जैसे भाई मैं बताऊं कि कहने का मतलब है कि मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना आप बता सकते हो किसी को, खाना दिखा सकते हो। जैसे आप बोल सकते मैं चॉकलेट खा रहा हूं, तो क्या खा रहा हूं? चॉकलेट। तो चॉकलेट आप बता सकते हो कि ये चॉकलेट है, इसे खा रहा हूं मैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि वह ये बोल सकते बेटा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, एक सेंटेंस से वह क्रिकेट खेल रहा है। अब अगर से पूछिए कि क्या खेल रहा है? क्रिकेट। अब क्रिकेट होता क्या है? तो आप क्रिकेट को दिखा नहीं सकते, तो क्रिकेट को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिकेट को बताने के लिए खेल के दिखाना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सभी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट, जैसे हम कर्म बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है आपको काम कितना आएगा। कि ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें बेटा, ये आपके दो होते हैं टाइप्स। तो एक तो होता है बेटा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात करें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो देखो आपको नाम से भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं निर्जीव कर्म, सजीव कर्म। अगर हिंदी में बोले तो निर्जीव कर्म और सजीव कर्म। तो ये मत समझना है कि डायरेक्ट को हम सजीव कर्म बोलते हैं, इनडायरेक्ट को निर्जीव बोलते हैं। उल्टा होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है सजीव कर्म, यानी समबड़ी, यानी किसको का जो जवाब देता है वो, सॉरी, क्या का जो जवाब देता है वो होता है आपका, उल्टा लिख दे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म। क्या होता है वो? समथिंग, वस्तु वगैरह जो भी है, क्या, जो क्या का जवाब दे वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सजीव होता है, ये आपका निर्जीवता, सजीव होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजीव कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं समबड़ी, जो किसको या किसी का जवाब देता है। यानी इसके लिए तो whom का यूज करते हैं और इसके लिए what का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं which का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन अधिकांशतः किसका यूज करते हैं? what का यूज करते हैं। और इसके लिए किसका यूज करते हैं? हम whom का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? ये आपके ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें मेनली बात आपको समझने वाली बात क्या है कि देखो हम जब डबल ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं पैसिव में, डबल ऑब्जेक्ट से सेंटेंस पढ़ते हैं किसमें? पैसिव में, तब हमें काम आता है। हमें क्या करना है? यदि देखो पहली बात तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है डायरेक्ट से। नियम तो क्या कहता है? नियम तो एक तरह से बना सकते हैं हम कि अगर पहले आएगा तो पहले तो क्या आएगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा पहले सेंटेंस में, उसके बाद डायरेक्ट आता है। लेकिन यदि हमने डायरेक्ट पहले लिख दिया, क्या कर दिया हमने? डायरेक्ट पहले लिख दिया और हमने कहे कि इनडायरेक्ट को बाद में लिखें, डायरेक्ट पहले लिखें, इनडायरेक्ट बाद लिखें। आगे बात समझ में? तो उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करना है आपको? टू का यूज करना है। किसका यूज करना है आपको? उसमें टू का यूज करना है। कब? जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखते हो किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पहले लिखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आई गेव हिम ए चॉकलेट, मैंने उसे एक चॉकलेट दी। आई गेव हिम ए
चॉकलेट। तो हिम क्या है, ये तो बेटा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये तो कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस चॉकलेट क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस चॉकलेट को पहले लिखूं तो क्या, जैसे आई गेव अ चॉकलेट, तो इनडायरेक्ट पीछे जाएगा, तो उससे पहले किसका यूज करना पड़ेगा मुझे, टू का। तो बैक क्या बनेगा आपका, आई गेव ए चॉकलेट टू, ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बार पोज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आपका आता है कॉम्प्लीमेंट। कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी अर्थ अपने आप समझ जाओगे आप, पहले एक बात समझ लो। जैसे हमने सुना होगा कि थैंक फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी मैं जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके लिए धन्यवाद। तो कॉम्प्लीमेंट बेटा सब्जेक्ट के लिए है, जिस व्यक्ति को आप बोल रहे हो या आप खुद हो, ठीक है, आपके लिए एक्स्ट्रा वर्ड यूज होता है, वो आपका क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है वो, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है पूरक। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, पूरक। जैसे देखो सेंटेंस के माध्यम से समझाऊं कि आई एम ए टीचर, ठीक है, आई यानी मैं। अब मैं कौन हूँ, मैं तो मेरे लिए तो स्थायी वर्ड है सुरेंद्र शर्मा, कि मैं कौन हूँ, सुरेंद्र शर्मा हूँ, ठीक है, आई मैं हूँ। लेकिन मेरे लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज हुआ है वो कौन सा हुआ बेटा, टीचर का, ए टीचर, कि मैं कौन हूँ, एक ए टीचर हूँ। आई कौन है, सुरेंद्र शर्मा, और सुरेंद्र शर्मा के लिए दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है वो कौन सा है, ए टीचर, यानी मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। तो ये आपका क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट है, आपके लिए क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट है। आगे समझ बात। तो ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरा, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए। डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आने वाला वह वर्ड, ठीक है, यानी वह एक्स्ट्रा वर्ड जो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वही आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आगे बढ़ सकते में इसके टाइप्स की बात करें, काइंड्स की बात करें, कि ये 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पहला होता है बेटा इसमें, ठीक है, क्योंकि पहला तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहला कौन सा होता है आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है कर्ता पूरक, यानी सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस में उसके लिए आया हुआ एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे राहुल इज एन एक्टर, राहुल एक एक्टर है। तो राहुल कौन है, व्यक्ति है, इसके अलावा इसको क्या कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, मिला हुआ है, एन एक्टर है। क्या वो एक्टर। हम कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे देते हैं, किसी का हम बैक नेम रख देते हैं, बैक नेम मैंने उसको चिढ़ाने वाला नाम रख देते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये एन एक्टर क्या है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा बेटा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अंडरस्टैंड। और दूसरा होता है बेटा आपका नंबर 2 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, इसमें किसके लिए एक्स्ट्रा वर्ड आया था, राहुल के लिए, और इसमें किसके लिए आएगा बेटा, राहुल कौन है, सब्जेक्ट। अब इसमें किसके लिए कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसे बोलते कर्म पूरक। क्या बोलते बेटा इसे हम, कर्म पूरक। यानी ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस में उसके लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे आवर क्लास टीचर, भाई जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है, क्या होता है कि मॉनिटर होता है। जैसे अशोक को मॉनिटर बनाया आपकी क्लास में, जिस शिवानी को मॉनिटर बनाया क्लास में। तो शिवानी स्टूडेंट तो थी, क्लासमेट थी आपकी, क्लास में पढ़ती थी, एक लड़की थी, ये जैसे अशोक एक लड़का था। लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड और यूज कर दिया हमने कि वो क्या है क्लास में, मॉनिटर है। क्या हुआ आपका क्लास में, मॉनिटर है। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, या को कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे आवर क्लास टीचर, ठीक है, मेड शिवानी मॉनिटर।
अंडरस्टैंड। ये क्या है कि क्लास टीचर ने शिवानी को बनाया। अब शिवानी कौन है बेटा? ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मॉनिटर आया वो सब्जेक्ट के लिए तो नहीं आया, किसके लिए आया बेटा? किसको बनाया? शिवानी को बनाया। तो ये क्या कहलाएगा? ये मॉनिटर है, ये आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। कौन सा? मॉनिटर। क्योंकि किसके लिए आया बेटा? शिवानी के लिए। शिवानी क्या है? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। देख लो, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, नेक्स्ट आपका लास्ट जो फाइनल है कौन उसमें एलिमेंट्स में, वो आपका है एडवर्ब। कौन सा आपका? एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी अर्थ होता है बेटा क्रिया विशेषण। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण। कहने का मतलब है, आप देखो नाम से अगर ये बोले ना तो कि कहने का मतलब है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम बोल सकते हैं कि हाँ, क्रिया की विशेषता बनाने वालों को क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण एडवर्ब कहते हैं। यानी जो मॉडिफाई ओनली किसको करता है? वर्ब को। लेकिन एडवर्ब जो होता है ना, वो ना केवल वर्ब को मॉडिफाई करता है, जबकि हम ये बोल सकते हैं कि होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सबको मॉडिफाई करने वाला शब्द कौन सा होता है? आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब दैट मॉडिफाइज वर्ब, नाउन, या फिर हम कह सकते हैं एंड होल सेंटेंस। यानी जो पूरे सेंटेंस को क्या करता है बेटा? मॉडिफाई करता है। होल सेंटेंस, ठीक है, किसको मॉडिफाई करता है? पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। वही आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। टाइप्स की बात करें आपकी, तो टाइप्स बस कहीं 9 भी हैं, कहीं 8 भी हैं। तो मैं आपको 9 लिखा रहा हूँ। कितने लिखा रहा हूँ? 9 लिखा रहा हूँ, क्योंकि 8 आपको एक ऐसा एडवर्ब है जो क्लोज में काम आता है लेकिन वैसे काम नहीं आता। आगे समझ में? ठीक है, तो उसको भी हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे। तो देखो टाइप्स आपके 8-9 होते हैं, तो मैं आपको 9 लिखा रहा हूँ। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। पहला कौन सा आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा कौन सा होता है आपका? एडवर्ब प्लेस। तीसरा होता है बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। पहले एडवर्ब ऑफ लिखा लेना। नंबर 4 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंसेशन। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। कंसीक्वेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कंसीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद 8 में आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ डिग्री। और 9 में होता है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। जो कंसेशन लिखा है ना, इसको हम पर्पज भी बोल सकते हैं। एडवर्ब ऑफ पर्पज। ये आपके टोटल, ठीक है, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ या 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बता लो, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका टॉपिक समाप्त है, ये आपको ध्यान रखने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स है, 5 टॉपिक हैं आपके, और 5 टॉपिक्स में भी, ठीक है, इन सब का काम आएगा। एलिमेंट्स का 5 बताए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, टेक केयर। आगे का नेक्स्ट क्लास में बाय।